नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास रहना। टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे थानेसर विधानसभा की। थानेसर विधानसभा के अंतर्गत ऐसे कौन से वो चेहरे हैं, ऐसे कौन से जो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी में अपने आप को सबसे आगे समझते हैं। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि थानेश्वर का, जी हाँ, थानेसर का राजनीतिक इतिहास क्या कुछ कहता है, वहां के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से टिकट के दावेदार हैं, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी, नमस्कार जी। प्रदीप जी, पहला सवाल, किस प्रकार से देखते हैं आप थानेसर विधानसभा को? देखिए अजय जी, थानेसर बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी रही है। हरियाणा प्रदेश में सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रही है और उसी वक्त से इसका एक बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कुरुक्षेत्र और थानेसर एक ही जगह पे हम कह सकते हैं जी। और जहाँ तक आप राजनीतिक रूप से बात है, हरियाणा बनने के बाद से ही थानेसर एक बड़ा मिश्रित सा प्रभाव देने वाला इलाका रहा है। यहाँ से कभी जनसंघ के, तो कभी लोक दल, तो कभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से बारी बारी चुनाव जीतते रहे हैं जी। और अब पिछले 2 बार से लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सुधा विधायक हैं, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर परिषद से की और वर्तमान में वो यहाँ से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं हरियाणा प्रदेश नायब सिंह सैनी जी की सरकार में। तो ये बड़ा राजनीतिक तौर पे भी और धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पे भी प्रदेश की में इसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इस थानेसर का। जी, थानेसर का ऐतिहासिक महत्व है और खास बात यह है कि थानेश्वर में जो मुकाबला होगा वो किस प्रकार का होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं। अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो करीब 41,000 हैं। ग्रामीण मतदाताओं की अगर हम बात करें तो करीब 95,000 है। वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,30,000 शहरी मतदाता हैं। इस प्रकार जो कुल मिलाकर जो मतदाता हैं वो 2.25 लाख के करीब है। वहीं 2019 की अगर हम बात करें तो उस दौरान 1,77,723 मतदाता थे, जिनमें 94,616 पुरुष मतदाता व 83,103 महिला मतदाता शामिल थी। वहीं 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा पता हमें 2019 के चुनाव परिणाम का भी होना चाहिए। उसके बारे में हम बताते हैं आपको। बीजेपी की तरफ से सुधा जो है, उन्होंने 55,759 वोट लेकर अशोक कुमार अरोड़ा को हराया था। जी हां, केवल 842 वोटों से सुधा की जीत हुई थी। और वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा को 54,917 वोट मिले थे और 842 वोटों से उनकी हार हुई थी। वहीं तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे परवीन चौधरी रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, 11,939 वोट उनको मिले थे। वहीं चौथे स्थान की अगर हम बात करें तो जेजेपी के उम्मीदवार योगेश कुमार चौथे स्थान पे रहे थे, उनको मात्र 2,012 वोट मिले थे। और वहीं 5वें स्थान की अगर हम बात करें तो बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले नवीन कुमार रहे थे, जिनको 1,519 वोट मिले थे। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में 18,533 वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी। जी हां, हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जब 2019 के विधानसभा चुनाव में जो जीत का मार्जिन रहा था वो केवल 842 वोटों का था, लेकिन 2024 में आते आते ये मार्जिन बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया और आंकड़ा 18,533 वोटों तक पहुंच गया। कहीं ना कहीं इस शुरुआती रुझान को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि क्या कुछ रहेगा इसके ऊपर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यहां से कौन कौन से टिकट के दावेदार हैं।
टिकट के दावेदारों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की। बीजेपी की तरफ से सुभाष सुधा जो कि वर्तमान विधायक है, निश्चित रूप से वो टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए अजय जी, सुभाष सुधा जी वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी वक्त उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के अपना उम्मीदवार बनाया और वो वहाँ से विधायक बने जी। उसके बाद 2019 में फिर वो विधायक बने और अभी जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला जी। और अब भी निश्चित तौर पे वो पार्टी की तरफ से सबसे सशक्त दावेदार हैं और उन्होंने अपना जो राजनीतिक जीवन है वो नगर परिषद की राजनीति से शुरू किया और वर्तमान में वो प्रदेश में मंत्री पद तक पहुँचे। जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जहाँ तक आपने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 18,000 मतों से जीती जी। देखिए अजय जी, वहाँ पे क्योंकि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव जीता वहाँ से लोकसभा का, वो वहाँ से सांसद भी रहे हैं। नवीन जिंदल पहले भी 2 बार रहे हैं, उनके पिताजी भी वहाँ से रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, ओम प्रकाश जी जिंदल। और काफ़ी कुछ हद तक वहाँ पे चुनाव में वहाँ पे जिंदल परिवार का निजी रसूख के तौर पे कह सकते हैं हम, वो अंतर था। शायद इतना अंतर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार को इतना शायद ना मिले जी। लेकिन कहीं ना कहीं इतने अंतर का फासला जो है वो मनोबल तो बढ़ाएगा। निश्चित तौर पे वो मनोबल बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं जिसको हम एज कह सकते हैं वो एज जो है बीजेपी की तरफ यहाँ पे है। वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में अगले नामों की बात करें तो जय भगवान शर्मा उर्फ डीडी शर्मा, पूर्व प्रत्याशी एमपी चुनाव में जेजेपी से रहे हैं, बीजेपी से भी प्रत्याशी रहे हैं और तमाम जो सामाजिक कार्य है उन सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और कहीं पे भी पुराना इतिहास अगर हम देखें, किसी भी राजनेता के लिए कोई भी खर्चा करने की बात हो, रैली के आयोजन की बात हो, तो हमेशा जय भगवान शर्मा उर्फ डीडी शर्मा हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं, पार्टी के लिए खर्चा उठाते रहे। जी प्रदीप जी। देखिए अजय जी, जय भगवान जी की जहाँ तक बात है, डीडी जी और सुभाष सुधा जी एक दौर में इकट्ठे लोकदल की राजनीति करते थे, परंतु उनकी हमेशा से ही वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे और कभी उनकी आपस में बनी नहीं जी। उसके बाद कांग्रेस में गए और फिर सुभाष सुधा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनकी जो प्रतिद्वंदिता है वो आज तक बरकरार है। और यदि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि सुभाष सुधा को बदलेगी, लेकिन फिर भी यदि वो भारतीय जनता पार्टी जय भगवान जी को उम्मीदवार बनाती है तो वो भी एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। वहीं उनके बाद अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें तो मदन मोहन छाबड़ा, जी हाँ, मदन मोहन छाबड़ा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से है। वहीं धर्मवीर मिर्जापुर, जी हाँ, धर्मवीर मिर्जापुर भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, डेयरी बोर्ड के चेयरमैन हैं। देखिए जय जी, चाहे छाबड़ा जी की बात हो चाहे धर्मवीर जी की बात हो, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नज़दीकी लोगों में से हैं जी। परंतु उम्मीदवारी तो उनकी मजबूत है, परंतु मुझे नहीं लगता कि सुभाष सुधा और या जय भगवान डीडी जैसे लोगों के सामने उनकी दावेदारी इतनी मजबूत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन फिर भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी उन पे विचार कर सकती है जी। वहीं उसके बाद टिकट के दावेदारों में शामिल है एडवोकेट धूमन सिंह किरमच, सरस्वती बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, और साथ ही साथ सुरेश शर्मा एडवोकेट कुलदीप बिश्नोई के साथ है। जहां कहीं भी कुलदीप बिश्नोई जाते हैं ऐसा माना जाता है कि ये भी वहीं चले जाते हैं। दोनों जो है एडवोकेट है प्रदीप जी, चाहे वो धूमन सिंह किरमच की बात हो या फिर सुरेश शर्मा की बात हो, दोनों ही टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए धूमन सिंह जी की जहाँ तक बात है या सुरेश शर्मा जी की बात है जी, सुरेश शर्मा जी तो खैर कुलदीप बिश्नोई जी के ही साथी हैं, और क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी का भी भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा कद नहीं बचा है, बेशक हम कुछ भी कहें तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको टिकट दिलवा पाएंगे। परंतु धूमन सिंह जी भी चले ठीक है, शीर्ष नेतृत्व के नज़दीक हैं, परंतु उनकी उम्मीदवारी में मुझे कहीं ना कहीं शक दिखाई पड़ता है।
परंतु फिर भी वो दावेदार तो हैं और पार्टी यदि उन पे भी हो सकता है विचार करे। जी बिल्कुल हो सकता है कि विचार करे, लेकिन टिकट किसको मिलेगी ये तो आला कमान ही तय करेगा। फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवारों के बाद अगर हम बात करें आईएनएलडी के टिकट के दावेदारों की, तो उसमें तुनेजा कश्यप, जी हाँ, महिला विंग से आती हैं और इनका भी वहां पे खासा प्रभाव देखने को मिलता है और आईएनएलडी की तरफ से ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, जहाँ तक आईएनएलडी की बात है, वैसे उस इलाके में क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा अभी और उन्होंने लगभग 78,000 वोट लिए थे, परंतु क्योंकि इसमें थानेसर का स्वयं का शहरी इलाका भी आता है तो कोई ज़्यादा सा बड़ा आईएनएलडी का प्रभाव तो नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि वो पार्टी संगठन से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी, यदि भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल महिला आरक्षण की भी बात करती है, पहले भी वो महिलाओं को काफ़ी बड़ी संख्या में अपना उम्मीदवार बनाती रही है, तो हो सकता है वो उम्मीदवार आईएनएलडी उनको बनाए। और जैसे कि अभी बातें हैं कि आईएनएलडी का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है, तो उस गठबंधन की उम्मीदवार के तौर पे वो यदि उम्मीदवार बनती हैं तो वो भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। जी, उपस्थिति जरूर दर्ज करवा सकते हैं। वहीं आईएनएलडी के बाद अगर हम बात करें जेजेपी की, तो योगेश कुमार टिकट के दावेदारों में शामिल है क्योंकि पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और इनके अलावा जो है वो और किसी का नाम अभी तक टिकट के दावेदारों में सामने नहीं आ रहा। जी प्रदीप जी। देखिए अजय जी, जहाँ तक जननायक जनता पार्टी की बात है, वर्तमान में पूरे प्रदेश में ही जननायक जनता पार्टी का कोई बड़ा सा जनाधार नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जैसे योगेश जी हैं, पहले प्रत्याशी रहे हैं, दुष्यंत जी के नज़दीकी लोगों में से हैं, तो निश्चित तौर पर वो उम्मीदवार होंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की, तो कांग्रेस पार्टी में वैसे तो अलग अलग नाम है, लेकिन सबसे पहला जो नाम यहाँ पे टिकट के दावेदारों में शामिल है और मजबूत दावेदारी के साथ और उनका नाम जो कटना है वो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, अशोक कुमार अरोड़ा। जी हाँ, पूर्व मंत्री रहे हैं और कद्दावर नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ज़्यादा करीबियों में से। हालांकि जब वो इनेलो में थे तो उस समय इनेलो के शीर्ष नेतृत्व के भी बहुत ज़्यादा करीबी थे और आजकल भूपेंद्र हुड्डा के साथ है तो उनके भी बहुत ज़्यादा करीबी हैं। जी प्रदीप जी। देखिए जी अजय जी, अशोक कुमार अरोड़ा जी ने अपना जो राजनीतिक जीवन है वो आईएनएलडी से शुरू किया जी और 3 बार वो यहाँ से आईएनएलडी के विधायक रहे हैं जी और आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। चौटाला साहब उनको काफ़ी मानते थे, परंतु जब जेजेपी और आईएनएलडी बनी, दोनों पार्टी आईएनएलडी में बिखराव हुआ, उसके बाद जब आईएनएलडी की स्थिति खराब होने पे वो कांग्रेस में गए और उन पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा, परंतु बहुत थोड़े अंतर से वो चुनाव हार गए थे। अशोक कुमार अरोड़ा जी निश्चित तौर पे सबसे अच्छे उम्मीदवार कांग्रेस के लिए आज हैं, सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं, परंतु उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट मैं ये मानता हूं कि वो लगातार 2 चुनाव भी हार भी चुके हैं। पहला चुनाव वो 2014 का आईएनएलडी के उम्मीदवार के तौर पे हारे और 2019 का चुनाव वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे हारे, तो ये चीज़ उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है, परंतु बाकी उम्मीदवारों की अपेक्षा में आज भी उनको हम मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। जी बिल्कुल मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। हालांकि 842 वोटों से उनकी विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी 18,500 वोटों से लोकसभा चुनाव में जीतती है, उससे कहीं ना कहीं अशोक अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पे अजय जी, अशोक अरोड़ा जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, परंतु हमें ये चीज़ भी, मैं पहले भी जैसे मैंने बताया है कि वहाँ पे एक तो नवीन जिंदल जी का प्रभाव जो है प्रभाव था और दूसरा वहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं थे लोकसभा चुनाव में, वहाँ पे गठबंधन में आम आदमी पार्टी के जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये भी एक अंतर है। जी बिल्कुल। वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में अगले नाम की बात करें तो लक्ष्मीकांत शर्मा, जी हाँ, लक्ष्मीकांत शर्मा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। कुमारी सैलजा के गुट से आते हैं, जिला प्रधान रहे हैं और पुराने कांग्रेसी रहे। देखिए लक्ष्मीकांत शर्मा जी पुराने संगठन के व्यक्ति हैं और
कांग्रेस पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं में से एक हैं। और कुमारी शैलजा का, क्योंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में दो ही गुट हम कह सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और कुमारी शैलजा का, तो उसमें यदि कुमारी शैलजा का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है तो लक्ष्मीकांत जी की उम्मीदवारी वहाँ से कांग्रेस की हो सकती है। और सुभाष सुधा जी के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक जो सुभाष सुधा जी का जो प्रभाव रहा है उसको कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत शर्मा जी कम कर सकते हैं। जी, वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में, कांग्रेस पार्टी से ही सुरेश इनसपुर रोड जाति से हैं, पहले सुरजेवाला ग्रुप में थे, अब शैलजा गुट में शामिल है, वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। इसके अलावा राजकुमार रोड है, पिंडारसी से राजनीतिक परिवार से आते हैं, वो भी टिकट के दावेदारी में शामिल है। उसके अलावा नरेश शर्मा गांव सुदकैंड से सुरजेवाला गुट से आते हैं, वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। कहीं ना कहीं बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, अलग अलग जो टीमें भेजी गई थी, उन टीमों के अंदर जिन लोगों के, जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं टिकट के दावेदारों में, उनके नामों पर हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों में सुरेश इनसपुर, राजकुमार रोड और नरेश शर्मा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, सुरेश जी हों, चाहे राजकुमार रोड जी हों, चाहे नरेश शर्मा जी हों, ये जैसे, क्योंकि आपने कहा कि रणदीप सुरजेवाला जी के गुट से हैं, क्योंकि देखिए रणदीप सुरजेवाला जी साथ लगते कैथल से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उस इलाके में अपना प्रभाव रखते हैं। परंतु शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी वर्तमान में एक ही गुट में हैं, तो चाहे सुरजेवाला जी का गुट कह लीजिए या शैलजा जी का गुट कह लीजिए, वो अब वर्तमान में एक साथ ही संघर्ष कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इनमें से कोई एक उम्मीदवार पता नहीं होगा ना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु जहाँ तक गुटों की बात है, इसमें काफ़ी सारे लोग एक ही गुट से हैं, तो परंतु मैं फिर भी ये मानता हूँ कि इन सब की जो उम्मीदवारी है, दावेदारी है, वो अशोक कुमार अरोड़ा जी के सामने शायद फीकी पड़े। जी, वहीं प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है 2024 के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे थानेसर में बन सकता है? नहीं अजय जी, मैं नहीं मानता कि थानेसर में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होने की ही ज़्यादा मुझे उम्मीद दिखाई पड़ती है। परंतु यदि कोई ऐसा समीकरण बनता है कि जिसमें INLD, BSP या आम आदमी पार्टी का भी, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस से टूट चुका है, अगर इस तरह के दल अगर इकट्ठे होते हैं तो शायद कोई थोड़ा बहुत वो अपना प्रभाव दिखा सकें। परंतु वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होने के ही ज़्यादा आसार दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल, अगर ये सारे जो अन्य दल हैं इकट्ठे होते हैं तो ही यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। आज हमने आपको बताया कि थानेसर से कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से नेता हैं जो टिकट की दावेदारी में शामिल है। आपको क्या लगता है कि इन दावेदारों के अलावा भी कोई नाम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक आएगा तो दोबारा जब बिंदास हरियाणा की तरफ से सर्वे करवाया जाएगा तो उस सर्वे के अंदर उन चेहरों को भी हम शामिल कर सके और जनता से उनके बारे में राय जान सके। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और आपको बताएंगे कि वहां के उस हलके के राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहते हैं और टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। तब तक दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।